हेलो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मार्केटिंग की टर्म्स। सबसे पहली टर्म आती है ब्रांड इक्विटी। किसको बोलते हैं? ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ए ब्रांड। ब्रांड इक्विटी इज बेस्ड ऑन एक्सटेंट टू विच द ब्रांड हैज हाई ब्रांड लॉयल्टी, नेम अवेयरनेस, perceived quality and strong product associations. Brand equity also includes other intangible assets such as patents, trademarks and channel distributions. देखो, ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली वैल्यू ऑफ ए ब्रांड। किसी की ब्रांड की वैल्यू कितनी है उसको हम ब्रांड इक्विटी बोलते हैं। और ये किस पर बेस्ड होती है? ये इस पर बेस्ड होती है कि ब्रांड की लॉयल्टी कितनी है, उसका नेम अवेयरनेस कितना है, कितने लोग उस नाम को जानते हैं, कितने लोग उसकी क्वालिटी को पहले से ही महसूस करते हैं कि बहुत अच्छी होगी, और उसका स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एसोसिएशन है, प्रोडक्ट के साथ कंज्यूमर का जो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है वो कितना है। इन सब बातों पर डिपेंड करता है ब्रांड की वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। और ब्रांड इक्विटी यानी ब्रांड वैल्यू जो होती है वो इस बात पर भी डिपेंड करती है उसके कितने पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स कितने हैं और चैनल रिलेशनशिप उसका कैसा है। तो वैल्यू ऑफ ए ब्रांड इज कॉल्ड ब्रांड इक्विटी। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ब्रांड लॉयल्टी। It is a strongly motivated and long-standing decision of the customer. Long-standing decision of the customer का मतलब है, एक बार एप्पल आईफोन एक आना था जिसके लिए एक महिला ने 6 महीने इंतज़ार किया। मतलब कि वो वाला फ़ोन आएगा तभी मैं वो फ़ोन खरीदूंगी। अब इसको बोलते ब्रांड लॉयल्टी भाई। मतलब आप जो है उसका इतना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है कि आप वेट कर रहे हो कि नहीं, मैंने प्रोडक्ट लेना है तो वही लेना है। इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड ब्रांड लॉयल्टी। नेक्स्ट आता है कैश डिस्काउंट। इट्स सेम जो आपने अकाउंट्स में पढ़ा था। अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स गिवन टू एंकरेज सेल ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस पर सेल को प्रमोट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है, रिडक्शन किया जाता है प्राइस में, उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी कंसोर्टियम। कंसोर्टियम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंपनीज वर्किंग टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू बाय समथिंग और बिल्ड समथिंग। देखो, बेसिकली कंसोर्टियम का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, ग्रुपिंग करना। किसका? सेवरल कंपनीज का, जो क्यों इकट्ठी होती हैं? ताकि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब वो इकट्ठी होती हैं उसको हम बोलते हैं कंसोर्टियम। फॉर एग्जाम्पल, कोई रेगुलेटरी चेंज लेकर आना चाहती है तो सारी कंपनियां इकट्ठी हो गई कि भैया रेगुलेशन में चेंज आना चाहिए। उनको पता है अकेले हम इस चेंज को लेकर आएंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। या कोई बहुत बड़ा लार्ज प्रोजेक्ट है जिसके लिए 3-4 कंपनियां मिल करके बिड करती हैं, बोली लगाती हैं, तो उस ग्रुपिंग को हम बोलते हैं, कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? कंसोर्टियम। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफाई। ये चैप्टर 3 में हमने बहुत किया था। डाइवर्सिफाई का मतलब अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में काम करना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आईटीसी कंपनी को चैप्टर 3 में हमने डिस्कस किया था। वो स्टेशनरी में भी डील करती है, होटल्स में भी डील करती है और एफएमसीजी में भी डील करती है। तो तीनों लाइन जो डायरेक्शन है वो अलग अलग जाती हैं। इस तरह की कंपनी को हम बोलते हैं डाइवर्सिफाइड कंपनीज, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो। ई कॉमर्स क्या होता है? यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज सच एज इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, इंडस्ट्री एक्सटरनेट्स टू स्ट्रीमलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए जब हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स, यानी कॉमर्स में इंटरनेट की एंट्री। समझ गए मेरी बात? कॉमर्स बहुत वास्ट फील्ड है ना, तो कॉमर्स में जो भी चीज़ हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। अब आता है फोरकास्टिंग। किसको कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड्स बाय एंटिसिपेटिंग व्हाट बायर्स आर लाइकली टू डू अंडर अ गिवन सेट ऑफ मार्केटिंग कंडीशंस। यानी कि हम जब एस्टिमेट करते हैं कि मान लीजिए अगले 3 महीने तक ये नॉर्मल मार्केट कंडीशन रहती है, तो उस केस में अभी कह सकते हो कि फ्यूचर डिमांड क्या होगी, उसको हम बोलते हैं फोरकास्टिंग। यानी एक सेट ऑफ मार्केटिंग कंडीशंस भी आपको उसमें एस्टिमेट करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट कंडीशन बदल जाएंगी तो आपका एस्टिमेशन भी ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। करेक्ट, समझ आ गई मेरी बात? तो हम ये मान के चलते हैं कि भैया आने वाले 3 महीने 4 महीने जिसके लिए हम एस्टिमेट कर रहे हैं उसमें मार्केट कंडीशन कुछ इसी तरीके की रहेंगी, सेम कंडीशन में रहेंगी, ठीक है। जैसे लॉकडाउन में बहुत सारी कंपनियों ने एस्टिमेट किया था कि अगर अगले 3 महीने और लॉकडाउन रहा तो हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कितनी बढ़ेगी या घटेगी, है ना। उस प्रोसेस को बेसिकली हम बोलते हैं फोरकास्टिंग। नेक्स्ट आता है इनोवेटर्स। इनोवेटर्स आर दोज हु अडॉप्ट न्यू प्रोडक्ट्स फर्स्ट। देखो, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं,
ठीक है। लेकिन जो सबसे पहला प्रोडक्ट लेकर आता है उसको हम बोलते हैं इनोवेटर्स, यानी जो इनोवेशन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनोवेटर्स। दे आर ऑफन ऑफ हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप पर्सन्स पोजिशन इन सोसाइटी, यानी कि उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। देखो, किसी भी इनोवेशन करने के लिए आपके पास में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, है ना, पैसा भी होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। तो नॉर्मली माना जाता है कि इनोवेटर्स हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से रिलेट करते हैं, जिसके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भैया जिसके पास पैसा कम है वो इनोवेटर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो दोज हु अडॉप्ट न्यू प्रोडक्ट फर्स्ट आर कॉल्ड इनोवेटर्स। कंज्यूमर मार्केट्स, consumer markets are the markets for products and services bought by individuals for their own or family use, यानी कि लास्ट में उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना अल्टीमेट गोल होता है, कंजम्पशन। यानी कि वो मार्केट जिसमें अल्टीमेट बायर परचेज करता है, जिसने कंज्यूम करना होता है, मींस इसमें रीसेलिंग नहीं होती है। समझ गए मेरी बात? कंज्यूमर मार्केट क्या है, जिसमें अल्टीमेटली कंजम्पशन होती है, रीसेलिंग नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर मार्केट। फिर आता है जॉइंट वेंचर। क्या होता है? अ थर्ड पार्टी कमर्शियल ऑपरेशन established by two or more firms to pursue a particular market, resource supply or other business opportunity. It is created and operated for the benefit of co-owners, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट वेंचर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं जॉइंट वेंचर क्या होता है। बेसिकली वोडाफोन एंड टेलीफोनिका एग्रीड टू शेयर देयर मोबाइल नेटवर्क। वोडाफोन कंपनी और टेलीफोनिका ने एग्री किया कि भैया जो मोबाइल नेटवर्क है हम मिलकर शेयर कर लेते हैं, कुछ खर्चा तुम भी शेयर कर लेना, कुछ खर्चा मैं भी शेयर कर लूँगी कंपनी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। इसके अलावा BMW एंड टोयोटा कॉर्पोरेट ऑन रिसर्च इनटू हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड अल्ट्रा लाइट वेट मटेरियल्स, यानी कि टोयोटा और BMW मिलकर रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बना सकते हैं, या हम व्हीकल का इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं, या अल्ट्रा लाइट मटेरियल को हम यूज़ कर सकते हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं जॉइंटली। देखो, दोनों कंपनियों को पता है यार अल्टीमेटली दोनों का मकसद है गाड़ियों को बेस्ट बनाना। अगर कॉमन रिसर्च करके उस मटेरियल को दोनों कॉमनली यूज़ कर सकते हैं तो दोनों को फ़ायदा होगा, है ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। और गूगल ने नासा के साथ में भी जॉइंट वेंचर किया। गूगल अर्थ आपने देखा होगा, सैटेलाइट के थ्रू गूगल अर्थ यूज़ किया जाता है, तो उसमें दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है, गूगल का भी और नासा का भी। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ जॉइंट वेंचर। फिर आता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? अ फर्म्स इंटेंडेड परफॉर्मेंस ओवर मल्टी ईयर पीरियड ऑफ टाइम, यानी हम किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को मल्टी ईयर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब रिलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। यानी आने वाले फ्यूचर में कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, यानी पोजीशन, यानी कि आप देख सकते हो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी होगी, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, उसका टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप कैसी होगी आने वाले फ्यूचर में ओवर ए मल्टी ईयर पीरियड ऑफ टाइम, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, उसका एम्प्लॉय रिलेशन कैसा होगा, उसका डेवलपमेंट कैसा होगा, उसकी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव होगा ओवर ए मल्टी ईयर पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। फिर आता है मार्केट डेवलपमेंट। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सेल्स बाय ऑफरिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और न्यू वर्जन ऑफ देम टू द न्यू कस्टमर ग्रुप्स। देखो, मार्केट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलप करना, यानी कि आपको नए कस्टमर तक पहुंचना। अब नए कस्टमर को आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी बेच सकते हो और उनका कुछ वर्जन भी चेंज कर सकते हो। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ना आप जब नई कंट्री में बेचते हो या नए लोगों को बेचते हो तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है, तो वो भी कर सकते हो आप। तो न्यू कस्टमर ग्रुप को जब हम बेचते हैं कोई माल, तो इसका मतलब न्यू मार्केट को डेवलप कर रहे हैं, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट, ठीक है। लीडिंग फुटवेयर फर्म्स लाइक एडिडास, नाइकी, रिबोक, विच हैव entered international markets for expansion, these companies continue to expand their brands across new global markets. That's perfect example of market development. देखो, ये कंपनियां ग्लोबल में नई नई मार्केट ढूंढती रहती है कि कौन सी कंट्री में हम अपना माल बेच सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है मिशन। क्या होता है? हमने थर्ड चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में पढ़ा, फिर भी मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ। इट इज़ ए यूनिक पर्पस ऑफ द फर्म। सबसे पहली बात, ये बहुत यूनिक होता है और इससे ये पता चलता है कि स्कोप ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, ठीक है। यूनिक पर्पस ऑफ द फर्म इज कॉल्ड मिशन, और इससे ये पता चलता है कि भैया हमारा स्कोप ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा, इंक्लूडिंग मार्केट्स की बात करें, कस्टमर्स की बात करें, प्रोडक्ट्स की, डिस्ट्रीब्यूशन की, टेक्नोलॉजी की, इन सब के बारे में हमारा स्कोप ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा, दैट इज कॉल्ड मिशन। फिर आता है निशे मार्केटिंग। क्या होता है?
निशे मार्केटिंग क्या होता है? निशे मार्केटिंग रेफर्स टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट। जब आप स्मॉल मार्केट सेगमेंट को एक्सप्लोर करते हो तो हम उसको बोलते हैं निशे मार्केटिंग। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आटा नूडल्स। अब देखो यहाँ पर आप हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए आटा नूडल्स बना रहे हो, नॉर्मली मैदा नूडल्स यूज़ किया जाता है, लेकिन आप स्पेसिफिकली केवल कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए आप आटा नूडल्स बना रहे हो जो हेल्थ कॉन्शियस है, उसको हम बोलते हैं निशे मार्केटिंग। तो यहाँ पर मार्केट काफ़ी स्मॉल होगी, आप देखो ज़रा, है ना, क्योंकि आप देखोगे आटा नूडल्स खाने वाले लोगों की जो संख्या है वो काफ़ी कम होती है मैदा नूडल्स के कंपैरिजन में। तो स्मॉल मार्केट को सेगमेंट को आप फोकस कर रहे हो, उसको बोलते हैं निशे मार्केटिंग। फिर आता है पब्लिसिटी। क्या होती है? देखो, पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट में जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो होता है पेमेंट का। एडवर्टीजमेंट आपको के लिए आपको पे करना पड़ता है, जबकि पब्लिसिटी के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। सो नॉट पेड फॉर बाय द बिजनेस। प्रमोशनल एक्टिविटीज डिजाइन्ड टू प्रमोट अ बिजनेस एंड इट्स प्रोडक्ट्स बाय ऑब्टेनिंग मीडिया कवरेज। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पब्लिसिटी। जैसे आप कोई मूवी देख कर आते हो और आप उसको प्रमोट करते हो तो आपको उसके बदले में पैसा नहीं मिलता ना, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिसिटी। यू आर नॉट पेड फॉर व्हाट यू हैव प्रमोटेड फॉर ए फिल्म, जो आप मूवी देख कर आए हो। और एक और डिफरेंस होता है कि पब्लिसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि आप पब्लिसिटी में किसी फिल्म के बारे में अच्छा भी बोल सकते हो और बुरा भी बोल सकते हो, जबकि एडवर्टीजमेंट में हमेशा अच्छा ही अच्छा बोला जाता है, कभी उसके बारे में बुरा नहीं बोला जाता। बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट आता है सेल्स प्रमोशन। क्या होता है? सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू एक्टिविटी डिजाइन टू बूस्ट द सेल्स ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। यानी किसी प्रोडक्ट या सर्विस की सेल को इंक्रीज करने के लिए जो जो एक्टिविटीज की जाती हैं उसको हम बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। इट में इंक्लूड एडवर्टाइजिंग कैंपेन, इसमें एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी आता है, पीआर एक्टिविटी भी आती है। पीआर एक्टिविटी मतलब पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी। ठीक है, पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी। फ्री सैम्पलिंग कैंपेन, डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें, एग्जीबिशन की बात करें, सेटिंग अप कॉम्पिटिशन्स विद एट्रैक्टिव प्राइजेस देते हैं कई बार हम उसमें। ठीक है, कई बार हम टेम्पररी प्राइस रिडक्शन भी कर देते हैं कि भैया आज के लिए जो प्राइस है वो 50% ऑफ है। डोर टू डोर कॉलिंग भी कराई जाती है, टेलीफोन सेलिंग भी की जाती है, कई बार पर्सनल लेटर भी दिए जाते हैं। तो ये सारे किस चीज़ का पार्ट होते हैं? सेल्स प्रमोशन का। नेक्स्ट आता है प्राइस। क्या होता है? अरे भाई ये तो बहुत सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ द वैल्यू। जब हम किसी वैल्यू को फाइनेंशियली एक्सप्रेस करते हैं, यानी इन टर्म्स ऑफ रुपीज, मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं वैल्यू। ठीक है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होता है? 1 ईयर ऑब्जेक्टिव। देखो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती है, इसलिए यहाँ लिखा यूजुअली 1 साल का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं। ठीक है, कि 1 साल में क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे कंपनी के, मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन के, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। फिर आता है टारगेट मार्केटिंग। क्या होता है? हाँ, गुड एग्जाम्पल, वी हैव गुड एग्जाम्पल्स ओवर हियर ऑफ टारगेट मार्केटिंग। समझते हैं इसको। रीचिंग आउट टू अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स शेयरिंग कॉमन कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ऐसे कंज्यूमर तक पहुंचना जिनमें सारे कंज्यूमर्स लगभग एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a business to business sales team identify 400 business as their pool of possible customer software। जैसे कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया, अब कंपनी ने क्या क्या रिसर्च की कि ऐसे कौन कौन से बिजनेस हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जिनका बिजनेस लगभग सेम होगा वही आपका सेम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। अब सॉफ्टवेयर तो एक स्टैंडर्ड हो गया ना, बना हुआ है, कस्टमाइज तो है नहीं कि हर एक के हिसाब से उसको ढाला जा सके। तो वो सॉफ्टवेयर जो होता है उसके लिए हमने 400 बिजनेसेस को चूज़ किया जहाँ पर वो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा सकता है। इसको बोलते हैं टारगेट मार्केटिंग, यानी हमने 400 को टारगेट किया बिजनेस को कि ये लोग हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेल ऑफ ब्रांड ऑफ शूज़ फॉर वुमेन एज्ड 18 to 25। भैया हम जो शूज़ बनाएंगे वो केवल वुमेन के लिए बनाएंगे और उनके लिए जो एज, जिनकी एज 18 to 25 है। तो यहाँ पर भी हम टारगेट किसको कर रहे हैं? पहली बात वुमेन को कर रहे हैं। उसके बाद वुमेन की एज क्या होनी चाहिए? 18 to 25 की एज होनी चाहिए। केवल हम उनके लिए ही शूज़ बना रहे हैं, है ना। और कोई उसको यूज़ करना चाहे कर सकता है, बट स्पेसिफिकली उनके लिए नहीं बना रहे हम लोग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टारगेट मार्केटिंग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कस्टमर्स विद ए स्पेसिफिक सेट ऑफ नीड्स सच एस लाइन ऑफ अनयूजली वार्म स्टॉक्स। देखो, सर्दियों में हम सब लोग वार्म सॉक्स पहनते हैं ना हम लोग, लेकिन कंपनी बना रही है वो वार्म सॉक्स
जो ज़्यादातर अपना टाइम विंटर में बाहर बिताते हैं, बर्फ़ों में बिताते हैं, या फिर जिनका नॉर्मली सर्दियों में सारा काम घर से बाहर होता है तो उनको ठंड ज़्यादा लगती है, तो उनके लिए हम अनयूजली वार्म सॉक्स बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म जुराबे बना रहे हैं। तो यहाँ पर कस्टमर क्या हो गए, टारगेट हो गए ना, तो दिस इज कॉल्ड टारगेट मार्केटिंग। स्ट्रेंथ की बात करते हैं, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था स्ट्रेंथ, वीकनेस क्या होती है, अपॉर्चुनिटी क्या होता है, थ्रेट क्या होता है। स्ट्रेंथ का मतलब कोई भी स्किल, कोई भी रिसोर्स, कोई भी ऐसी एडवांटेज जो कि आपकी कॉम्पिटिटर से आपको अलग करती है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आता है थ्रेट, किसको कहा जाता है, टेली मार्केटिंग। पहले उससे यूजिंग ऑफ टेलीफोन टू कॉन्टैक्ट इंडिविजुअल्स अबाउट एन एडवर्टाइज प्रोडक्ट और सर्विस और टू गेट सपोर्ट फॉर ए कॉज। देखो जब हम मार्केटिंग करते हैं टेलीफोन के थ्रू, उसको हम बेसिकली बोलते हैं टेली मार्केटिंग, ठीक है। थ्रेट्स किसको बोलते हैं, थ्रेट्स आर एनी एस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कॉजेज प्रॉब्लम्स, यानी हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसको हम बोलते हैं थ्रेट, जिससे हमारे बिजनेस को नुकसान हो सकता है, राइट। और ये हमने चैप्टर 2 में एक बार दोबारा पढ़ा था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ठीक है। फिर आता है यूएसपी, क्या होता है, यूएसपी को बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, देसी भाषा में इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट सेलिंग पिच। यानी कि जब आप कंज्यूमर को कोई माल बेच रहे हो तो अल्टीमेटली क्या कहकर बेचोगे कि आपकी सेल पिच हो जाए, आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाए, है ना। तो यूनिक चीज क्या है आपके प्रोडक्ट में, उसको हम बोलते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। तो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन इज ए कस्टमर बेनिफिट दैट नो अदर प्रोडक्ट कैन क्लेम, यानी आप एक ऐसा ऑफर दो जो दूसरे प्रोडक्ट में बिल्कुल नहीं है, जो नहीं मिलेगा, तभी तो कंज्यूमर खरीदेगा ना, वरना बोलेगा मैं तो दूसरा प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो वो अल्टीमेट चीज़ जो दूसरे प्रोडक्ट में अनअवेलेबल है, नहीं है, और जो आपके प्रोडक्ट की सबसे स्पेशल खास बात है, उसको हम बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। वीकनेस क्या होती है, लिमिटेशन और लैक ऑफ स्किल्स, रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़, है ना, जिससे फर्म की जो परफॉर्मेंस है वो बेचारी डाउन हो जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वीकनेस। टेस्ट मार्केटिंग क्या होता है, टेस्ट मार्केटिंग ऑकर्स व्हेन ए न्यू प्रोडक्ट इज टेस्टेड विद ए सैंपल ऑफ कस्टमर्स और लॉन्च इन ए रेस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल एरिया। देखो टेस्ट मार्केटिंग का मतलब है जब कोई प्रोडक्ट टेस्ट के लिए मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो यूजुअली बहुत स्मॉल कस्टमर्स को टारगेट किया जाता है, उनको सैंपल दिए जाते हैं और उसका रिव्यू लिया जाता है। देखो इसमें ये भी हो सकता है प्रोडक्ट का अच्छा रिव्यू आ जाए, बट ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट का गंदा रिव्यू आए, तो प्रोडक्ट का जब बैड रिव्यू आता है तो हम उसको अपने आप को ठीक कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा बदनामी नहीं होती है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां पहले अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसकी टेस्ट मार्केटिंग करा लेती हैं, है ना, उसके सैंपल लॉन्च करती है जानबूझ करके, ताकि एक रिव्यू मिल सके। या फिर कोई बहुत रेस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर ही उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, फिर उसका फीडबैक लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं टेस्ट मार्केटिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है प्राइस स्कीमिंग क्या होता है। देखो स्कीमिंग निकालने का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है मक्खन निकालना। क्या होता है इसका मतलब, मक्खन निकालना, ठीक है। प्राइस स्कीमिंग इन्वॉल्व्स चार्जिंग ऑफ रिलेटिवली हाई प्राइस। अब ये मक्खन निकालना मार्केट से क्या समझ नहीं आया ना, समझो जरा। देखो जब भी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, कोई नया फोन मार्केट में आया जिसकी फीचर्स बिल्कुल न्यू है, मतलब बाकी फ़ोन में वो अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि नया फ़ोन है। जब कोई नया फ़ोन मार्केट में आता है तो उसका प्राइस यूजुअली हाई होता है, कॉस्ट से बहुत हाई होता है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बेचने वाले को मालूम है कि इस जैसा प्रोडक्ट मार्केट में तो है नहीं, तो वो अच्छे प्राइस पर बिक जाता है। लेकिन होता क्या है, 3-4 महीने में उस प्रोडक्ट का, उस मोबाइल का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट आ जाता है, फिर आप उस समय प्राइस को ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो जो 3-4 महीने पहले 3-4 महीने में आपने हाई प्राइस पर बेचा ना, हाई प्राइस पर, उसको बोलते हैं मक्खन निकाल लेना मार्केट से, ठीक है। और ये पॉसिबल है क्योंकि आप नई चीज़ लेकर आ रहे हो, तो रिलेटिवली आप क्या कर रहे हो, हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो, ठीक है। और ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जैसा मैंने कहा सब्स्टिट्यूट आ जाता है। और ये कब होता है, जब आप कोई नया इनोवेटिव या मच इम्प्रूव प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हो, तभी ये चीज़ पॉसिबल होती है। और इस प्राइस स्ट्रैटेजी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस स्कीमिंग, यानी कि मक्खन निकालना। नेक्स्ट आता है स्टेक होल्डर, किसको कहते हैं। डेफिनेशन बहुत अच्छी है, बहुत से लोगों को समझ नहीं आती स्टेक होल्डर का मतलब क्या है। सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा पर्सन बेटा, कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ग्रुप, कोई भी मीडिया, गवर्नमेंट,
जिसको आपके बिजनेस के होने ना होने से फर्क पड़ता है, उसको स्टेक होल्डर बोलते हैं। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। कोई भी पर्सन, कोई भी ग्रुप, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको आपके बिजनेस के होने या ना होने से फर्क पड़ता है, उसको स्टेक होल्डर बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर होती है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस बंद हो गया तो गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं मिलेंगे। मीडिया को भी फर्क पड़ता है क्योंकि उनको रिपोर्ट्स मिलती हैं पब्लिश करने के लिए, है ना। सप्लायर भी होते हैं, क्योंकि सप्लायर, अगर आपका बिजनेस बंद हो गया तो सप्लायर माल किसको बेचेगा, है ना, उसके लिए भी एक कस्टमर कम हो जाएगा। एम्प्लॉइज़ को भी, क्योंकि उनकी जॉब चली जाएगी। तो बात समझ आ गई। कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ग्रुप, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको आपके बिजनेस के होने ना होने से फर्क पड़ता है, दे आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। फिर आता है अपॉर्चुनिटी। क्या होती है? मतलब अपॉर्चुनिटी का मतलब है फेवरेबल कंडीशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब भी कोई ऐसी फेवरेबल कंडीशन आती है जो आपके लिए एडवांटेज की फॉर्म में आती है, उसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। पर्सनल सेलिंग, ये आपने लाइफ में बहुत फील किया होगा। पर्सन टू पर्सन सेल्समैन आते हैं ना आपके यहाँ सेल करने के लिए, सेल्समैन आते हैं, सेल्स वुमेन आती हैं, ओरली आपसे बात करते हैं, आपको कन्विंस करते हैं, आपसे एक रिलेशन डेवलप करते हैं, है ना, सेलर के तौर पे, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। इसमें सबसे ज़्यादा ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है, और सेल्समैन जो होता है वो एक तरीके से एक रिलेशनशिप डेवलप करता है आपके साथ में, ताकि वो बार बार आपको प्रोडक्ट सेल कर सके, आपको कन्विंस करता है, आपके क्वेश्चन के आंसर देता है ना, राइट। चलिए, उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है मर्जर। किसको बोलते हैं? देखो, मर्जर का बेसिकली जो मैं मान के चलता हूँ है लव मैरिज। हाँ, लव मैरिज भाई, मर्जर इज कंसिडर्ड एज ए लव मैरिज। देखो कैसे, जब कोई दो बिजनेस जो होते हैं, व्हेन टू और मोर कंपनीज कम टुगेदर टू एक्सपेंड देयर बिजनेस ऑपरेशन, जब दो कंपनियों को लगता है भाई अगर हम एक हो जाएं तो दोनों को फायदा होगा। लव मैरिज में भी तो ऐसे ही होता है ना, बोथ पीपल थिंक दैट अगर हम लोग एक साथ लाइफ में हम लोग जुड़ जाएं तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। सेम यहाँ पर बिजनेस में कॉन्सेप्ट लागू होता है कि जब दो बिजनेस को लगता है कि अगर हम मिल जाएं तो हम कंपटीशन में जीत सकते हैं, सिनर्जी इफेक्ट आ जाएगा, उसको बोलते हैं मर्जर। नेक्स्ट आता है प्राइस सेंसिटिविटी, और उसके बाद आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस सेंसिटिविटी क्या होता है? इफेक्ट अ चेंज इन प्राइस विल हैव ऑन कस्टमर्स, यानी कि प्राइस के बढ़ने या घटने से कितना इफेक्ट पड़ेगा कंज्यूमर की डिमांड पर, उसको हम बोलते हैं प्राइस सेंसिटिविटी। और जब इस प्राइस सेंसिटिविटी को हम मापते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, यानी प्राइस सेंसिटिविटी को मेजर करने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इज दैट क्लियर? दोनों में फर्क समझ आ गया? सेंसिटिविटी मतलब इफेक्ट अ चेंज इन प्राइस, कितना इफेक्ट पड़ेगा, और जब हम उसको मेजर करते हैं, हियर वर्ड इज मेजर इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आते हैं मास मार्केटिंग। क्या होती है? मास मार्केटिंग का मतलब होता है आप एक ही मैसेज हर जगह सुन रहे हो। आपने यूट्यूब खोला, वहाँ पर भी सेम मैसेज आ रहा है, आपने रेडियो सुना, वहाँ पर भी सेम मैसेज आ रहा है, इंस्टाग्राम पर भी सेम मैसेज आ रहा है, न्यूज़पेपर पे भी सेम मैसेज आ रहा है, नोटिफिकेशन में भी सेम मैसेज आ रहा है। मतलब यू थिंक यार सारी जगह पर एक ही मैसेज घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड होर्डिंग। देखिए वहाँ पर भी सेम मैसेज है, उसको हम बोलते हैं मास मार्केटिंग। यानी कि यू हैव सेम मैसेज थ्रू मास मीडिया इज कॉल्ड मास मार्केटिंग। चाहे वो टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, चाहे आपका इंटरेस्ट है या नहीं, लेकिन आपको सब जगह पर वो सेम मैसेज मिल रहा है, इज कॉल्ड मास मार्केटिंग। फिर आता है प्री एम्पिटिव प्राइसिंग। देखो, प्री एम्पिटिव प्राइसिंग का मतलब होता है खाली पॉकेट कर देना, जेब खाली कर देना। बेसिकली एक स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है, कंपनी क्या करती है, एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस इतना लो रखती हैं कि भाई दूसरा पर्सन या दूसरी कंपनी उस फील्ड में आ ही नहीं पाती है। भाई मान लो एक कंपनी ने, मान लीजिए टाटा का एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा ने एक किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपये रख दिया। अब दूसरी कंपनी जब इस प्रोडक्ट लाइन में आना चाहती है, वो देखती है हमारी तो कॉस्ट ही जो है वो 15 रुपये आ रही है, तो बताओ उस कंपनी 10 रुपये में कैसे सेल कर देगी। यानी कि टाटा कंपनी ने जानबूझकर इतना लो प्राइस रखा है कि दूसरी कंपनी उस कंपटीशन में आ ही नहीं सकती, उसकी जेब खाली हो जाएगी भाई। अब आप सोच रहे हो कि टाटा इसको कैसे सेल करेगी। देखो, टाटा के पास में एक स्ट्रेंथ है, क्या? उसके पास बहुत पैसा है, बहुत रिसोर्सेज है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और अपनी ग्रुप कंपनीज है, तो वो अपनी कॉस्ट को 8 या 9 रुपये पर ला सकता है। लेकिन न्यू कंपनी जो है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब नई कंपनी उस मार्केट में एंटर ही नहीं कर सकती। इस टाइप की स्ट्रैटेजी को हम लोग बोलते हैं
प्री एम्प्टी प्राइसिंग, यानी आने से पहले ही उसकी जेब खाली कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना प्राइस का। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप पिक्चर देखने जरूर जाते होंगे, अगर आप वीकेंड पर मूवी देखने जाते हैं तो टिकट का प्राइस महंगा होता है, लेकिन आप वीक डेज में जाते हो तो टिकट का प्राइस कम होता है। यही आप अगर इवनिंग शो देखने जाते हो टिकट का प्राइस ज़्यादा होता है। यही आप मॉर्निंग या डे टाइम में शो देखने जाते हो तो मूवी का जो टिकट प्राइस होता है वो कम होता है। अब मूवी सेम होती है, पिक्चर का हॉल सेम होता है, लेकिन प्राइस अलग अलग होता है। क्यों होता है भाई? इसलिए ताकि वो जो टाइम है, अनयूटिलाइज टाइम है, उसको यूटिलाइज किया जा सके। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी प्राइस में चेंजेस लाना बट फॉर रीजंस नॉट एसोसिएटेड विद द कॉस्ट। यानी ये जो मैंने रीजन बताए हैं आपको प्राइस कम करने के, ये इसलिए नहीं होता कि कॉस्ट कम आती है। कभी ऐसा होता है कि वीकडेज में कॉस्ट कम आती है इसलिए मूवी का प्राइस कम कर दिया? नहीं। या वीकेंड में मूवी की कॉस्ट ज्यादा आती है इसलिए प्राइस ज्यादा कर दिया? नहीं। मूवी को रन करने की कॉस्ट सेम होती है, लेकिन कॉस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन क्योंकि हम एडवांटेज उठाना चाहते हैं इसलिए हम करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, चेंजेस इन द प्राइस फॉर रीजंस नॉट एसोसिएटेड विद द कॉस्ट। फिर आता है मार्केटिंग प्लान करना। अरे ये तो प्लान करना, मार्केटिंग कैसे करोगे भाई? आपका मार्केटिंग मिक्स कैसा होगा, है ना? मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है भाई? आप प्लान करते हो मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स में आपको पता है 4 चीज़ें आती हैं। क्या क्या आती हैं भाई? क्या क्या आती हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। आपने 12th में पढ़ा होगा। यानी प्रोडक्ट कैसा होगा, प्राइस क्या होगा, प्लेस कौन सा होगा, प्रमोशन कैसे करेंगे, इसको हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। और इसको प्लान करने को बोलते हैं मार्केटिंग प्लान। हालांकि मार्केटिंग मिक्स में ना अब आप बड़े हो गए हो तो 3 P और जुड़ जाएंगे। यानी अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर में 3 एडिशनल P आ जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पीपल, प्रोसेसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो अब कितने हो गए? 7 P's हो गए भाई, 7 P's। एक हो गया हमारा प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। ठीक है, और इसके अलावा 3 P और जुड़ गए, पीपल, प्रोसेसेस एंड फिजिकल एविडेंस। ठीक है, 7 P's को कैसे यूटिलाइज करोगे उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग प्लान। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग क्या होती है। ओरे बाप रे, मार्केटिंग साइंस है? जी हाँ। मार्केटिंग आर्ट है? जी हाँ। एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ए टारगेट मार्केट एट ए प्रॉफिट। बेसिकली मार्केटिंग एक साइंस है जहाँ पर आप नए नए रिसर्च करते रहते हो, नए नए ट्रायल करते रहते हो। साइंस का मतलब क्या है? नए नए रिसर्च करते रहना। और आपको पता है मार्केट में नए नए प्लान्स आते हैं, मार्केटिंग स्कीम्स आती हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नए नए तरीके आते हैं ना। तो इट्स ए साइंस। और ये आर्ट भी है, कला भी है भाई, क्योंकि आप किस तरीके से अपने माल को डिलीवर करते हो, कस्टमर के सामने प्रेजेंट करते हो, वो आर्ट है। ठीक है, और इसमें आप अपनी वैल्यू भी देना चाहते हो, डिलीवर करना चाहते हो, लेकिन सब कुछ प्रॉफिट पर अगर आप करते हो, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। क्लियर? अब आता है मार्केट टारगेटिंग क्या होता है। मार्केटिंग टारगेटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग ईच मार्केट सेगमेंट। मार्केट टारगेटिंग का मतलब है आप क्या कर रहे हो, जो भी सेगमेंट है आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हो बेसिकली, और उसमें से सिलेक्ट कर रहे हो मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट, ताकि आप किस मार्केट सेगमेंट में, किस प्रोडक्ट में या किस प्रोडक्ट लाइन में आप उतर सकते हो, उसको बोलते हैं मार्केट टारगेटिंग। यानी अब आप क्या कर रहे हो, सारी मार्केट को छांट रहे हो कि कौन सी मार्केट आपके लिए अप्रोप्रिएट है और सो उस मार्केट में आप कूद करके अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो। नेक्स्ट आता है फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, FMCG। फास्ट मूविंग मतलब जो डेली रूटीन में यूज होते हैं, इसलिए उनका वॉल्यूम बहुत हाई होता है, उसकी यूनिट बहुत लो होती है। यूनिट मतलब आप 1-2 पीसेस खरीदते हो, ऐसा नहीं कि भैया ब्रेड चाहिए, भैया 25 ब्रेड दे दो, कभी खरीदी है? नहीं ना। अंडे चाहिए रोजमर्रा के लिए आपके, तो 8-10 अंडे जो रोज के लिए यूज होते हैं वो खरीदते हो आप। दूध 1 किलो 2 किलो खरीदते हो, ऐसा तो नहीं रोज 50 किलो दूध खरीद रहे हो घर के लिए, है ना। तो वॉल्यूम हाई होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बिकता है। यानी ब्रेड अगर आप रोज की देखो, आप 1 यूनिट खरीद के लाते हो, 1 ब्रेड खरीद के लाते हो, लेकिन सोचो कि रोज सुबह कितनी लाखों ब्रेड बिकती होंगी। तो उसका वॉल्यूम हाई होता है, उसकी यूनिट वैल्यू बहुत कम होती है भाई, है ना। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये की चीज़ें आती हैं। एंड हैव फास्ट कंज्यूमर रीपर्चेज, यानी कि एक ब्रेड आज आप लेकर आए, वो 2 दिन में खत्म होगी, तीसरे दिन आप फिर लेने चले गए, तो उसकी रीपर्चेज बहुत फास्ट होती है। उसको हम लोग बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी इंटरनल मार्केटिंग।
देखो इंटरनल मार्केटिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है एप्पल कंपनी। इंटरनल मार्केटिंग का मतलब होता है जो मार्केटिंग का बाहर जाके करना चाहते हो उसको अपनी कंपनी से ही स्टार्ट कर दो, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एप्पल कंपनी। कैसे भाई? एप्पल कंपनी क्या करती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को पहले ही इतना ज़्यादा ट्रेन कर देती है कि कोई भी कंज्यूमर आए ना, उसको वो कितने भी क्वेश्चन पूछ ले वो सारे आंसर दे देगा, ठीक है। और दूसरा, इसके अलावा कंपनी क्या करती है, पहले कुछ प्रोडक्ट्स डिस्काउंट प्राइस पर अपने एम्प्लॉयज़ को ही बेच देती है ताकि वहीं से मार्केटिंग स्टार्ट हो जाए। यानी मार्केटिंग नॉर्मली हम सोचते हैं कि जब प्रोडक्ट बन जाता है हम मार्केट में जाते हैं और उसका प्रमोशन करते हैं, उसको मार्केटिंग बोलते हैं। नहीं, आप मार्केटिंग अपने घर से शुरू कर सकते हो, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इंटरनल मार्केटिंग। और एप्पल कंपनी इस तरीके की इंटरनल मार्केटिंग को बखूबी यूज करती है। द प्रोसेस ऑफ एलिसिटिंग सपोर्ट फॉर ए कंपनी एंड इट्स एक्टिविटीज अमंग इट्स ओन एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू एनकरेज दैम टू प्रमोट इट्स गोल्स। यानी हम अपने एम्प्लॉय से शुरू करते हैं ताकि हम उनको एनकरेज कर सके कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ठीक है, क्लियर। दिस प्रोसेस कैन हैपन एट ए नंबर ऑफ लेवल्स, फ्रॉम इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, यानी इससे कंपनी के एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस आती है कि हमारी कंपनी ने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया है। उसके अलावा मार्केटिंग कैंपेनिंग लॉन्च की जाती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एप्पल हैज़ ए यूनिक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर दैट एम्फेसाइजेस इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड एक्सपर्टीज। In order to promote this culture, they are highly selective. They are highly selective when they recruit employees and extremely true when they train them. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें एप्पल की जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को जब रिक्रूट करती है, रिक्रूट करने का मतलब है जब उनको हायर करती है तभी ये चेक कर लेती है कि क्या ये बंदा इतना कैपेबल है कि ये हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएगा। इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड इंटरनल मार्केटिंग। दैट इज कॉल्ड इंटरनल मार्केटिंग। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब होता है कि भैया आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने देखा होगा कि मैकडोनल्ड है वो अपने प्रोडक्ट अपनी फ्रेंचाइजी में ही सेल करता है, अपने आउटलेट पे ही सेल करता है। लेकिन कुछ कंपनी हल्दीराम जो है वो अपने प्रोडक्ट जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू भी करता है, होलसेलर्स के थ्रू भी करता है, रिटेलर के थ्रू भी करता है, ई रिटेलर के थ्रू भी करता है और अपने आउटलेट पे भी करता है। तो यानी आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, लोगों तक कैसे पहुंचेगा, उस चैनल को हम बेसिकली बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगला कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी का मतलब होता है फायदे, फायदे यानी कि लार्ज स्केल पर काम करने के फायदे। ऑब्वियस ही बात है जब आप बल्क स्केल में काम करोगे तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी भाई, रिड्यूस होगी। सो रिडक्शन इन कॉस्ट थ्रू लार्जर ऑपरेटिंग यूनिट इज कॉल्ड इकोनॉमी ऑफ स्केल, और टाटा कंपनी इस कॉन्सेप्ट को बखूबी यूज करती है, रिलायंस कंपनी भी बखूबी यूज़ करती है। मैं ये कह सकता हूँ जितनी टॉप मोस्ट कंपनी है वो इकोनॉमी ऑफ स्केल का फ़ायदा बहुत उठाती हैं, बल्क स्केल में काम करती हैं जिससे उनकी कॉस्ट कम आ जाती है और कंपैरेटिवली उनका प्राइस काफ़ी कम रहता है मार्केट में। अब बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कंडीशन एंड फोर्सेस दैट डिफाइन ए फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड इन्फ्लुएंसेस इज स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस। ये हमने सेकंड चैप्टर में किया था। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब विच इज़ बियॉन्ड कंट्रोल, है ना, हमारे कंट्रोल से जो बाहर होता है, वो कंडीशंस या वो फोर्सेस जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं हमारी स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस को, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर आता है कस्टमर लॉयल्टी क्या होती है। फीलिंग और एटीट्यूड दैट इंक्लाइन अ कस्टमर आइदर टू रिटर्न टू ए कंपनी, शॉप और आउटलेट टू परचेज देयर अगेन। यानी कि ऐसी इंक्लाइनेशन, ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग जो कंज्यूमर को वापस बुलाती है कंपनी में या शॉप पर या आउटलेट पे कि भैया दोबारा आकर के इस प्रोडक्ट को खरीदो, उसको, उस फीलिंग को, उस एटीट्यूड को हम बोलते हैं कस्टमर लॉयल्टी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कस्टमर डिमांड क्या होती है। कस्टमर डिमांड, देखो, कस्टमर डिमांड इज ए वांट फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट सपोर्टेड बाय एन एबिलिटी एंड विलिंगनेस। देखो विलिंगनेस तो सब में होती है, हर कोई चाहता है कि मैं बड़े से बड़े ब्रांड की चीज़ें खरीदूं, लेकिन क्या उसमें उसकी एबिलिटी है, क्या वो पर्सन कैपेबल है उसको खरीदने के लिए। तो विलिंगनेस के साथ साथ एबिलिटी अगर है तो आप उसको कस्टमर डिमांड मानिए, खाली विलिंगनेस को कंज्यूमर डिमांड मत मानिए, ठीक है। जैसे बड़ी गाड़ी होती है, बहुत लग्जरी कार है, तो यार हर कोई चाहता है वो खरीदना, लेकिन क्या हर किसी की कैपेबिलिटी है उसको खरीदने की? नहीं। तो कंपनी अगर ये मान ले कि भैया जितने लोग चाहते हैं खरीदना वो हमारी डिमांड है, तो वो गलत है, क्योंकि दे आर मैक्सिमम ऑफ देम आर नॉट कैपेबल।
तो अगर विलिंगनेस है प्लस कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, देन वी कॉल इट एज ए कंज्यूमर डिमांड। नेक्स्ट आता है मार्केट एंट्री। मार्केट एंट्री किसको बोलते हैं हम लोग? द लॉन्च ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट इनटू अ न्यू और एग्जिस्टिंग मार्केट। ठीक है, आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो न्यू मार्केट में या एग्जिस्टिंग मार्केट में, उसको बोलते हैं मार्केट एंट्री। ठीक है, द फर्स्ट एंट्रेंट यूजुअली हैज एन ऑटोमेटिक एडवांटेज व्हिच लेटर एंट्रेंट्स नीड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर प्रोडक्ट्स आर बेटर। देखो, जो सबसे पहले एंट्री करेगा ऑब्वियस सी बात है उसको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। लेकिन जो बाद में आता है उसको प्रूव करना पड़ता है कि भैया मेरा प्रोडक्ट पहले वाले प्रोडक्ट से ज्यादा बेटर कैसे है, तो इसको बोलते हैं मार्केट एंट्री। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है मार्केट लीडर किसको कहा जाता है? द कंपनी हैज ए कंट्रोल ओवर अ सर्टेन मार्केट इज कॉल्ड मार्केट लीडर। यानी जिस कंपनी का मार्केट के ऊपर कंट्रोल होता है उसको बोलते हैं मार्केट लीडर। तो हियर द कीवर्ड इज कंट्रोल ओवर अ सर्टेन मार्केट। मार्केट पोजीशनिंग किसको बोलते हैं? अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दैट विल पोजीशन अ बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट दोस ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। पोजीशनिंग का मतलब है, देखो, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें आप कंज्यूमर के माइंड में अपनी पोजीशन बनाते हो, दैट यू आर द नंबर 1, यू आर द नंबर 2, है ना। तो पोजीशनिंग को बेसिकली हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर का माइंड आपको अपने माइंड में कौन सी पोजीशन देता है। ठीक है, तो लोग इसीलिए तो कहते हैं दिलो दिमाग पर राज करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मार्केट पोजीशनिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कस्टमर नीड। क्या होती है? कस्टमर नीड इज बेसिकली अ बेसिक रिक्वायरमेंट दैट एन इंडिविजुअल विशेस टू सेटिस्फाई। रोटी कपड़ा और मकान, बेसिकली हम उसको बोलते हैं कस्टमर नीड। रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो वो सेटिस्फाई करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड नीड। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है जी? प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच फुलफिल द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड सर्विस इन रिलेशन टू प्राइस पेड। यानी देखो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कहाँ आता है? जो भी उसने प्राइस पे किया है ना, उसके बदले में उसको क्या क्वालिटी मिल रही है, क्या सर्विस मिल रही है। ठीक है, अगर उसको लगता है कि जो मैंने पे किया है, जो भी पे किया है उसके बदले में क्वालिटी ज़्यादा है, तो उसका सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर उसको लगता है कि प्राइस जो मैंने पे किया उसके कंपैरिजन में क्वालिटी सर्विस कम है, तो कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। तो हमेशा हम प्राइस को, जो सेटिस्फेक्शन को है, प्राइस और क्वालिटी से कंपैरिजन करते हैं कि जो प्राइस चार्ज किया जा रहा है बदले में क्या उसकी क्वालिटी या सर्विस दी जा रही है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी कस्टमर वांट्स। क्या होती है? अ वांट इज अ डिजायर फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस टू सेटिस्फाइंग द अंडरलाइंग नीड। अंडरलाइंग नीड को पूरा करने के लिए, अंडरलाइंग नीड को पूरा करने के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं कस्टमर वांट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन आते हैं डिफरेंशिएशन। क्या होता है? अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एम्ड एट एंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैव ए यूनिक एलिमेंट टू अलाउ देम टू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट। देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि आप बाकियों से अलग हो, आप में ऐसा कोई यूनिक एलिमेंट है, आप में मतलब प्रोडक्ट में। यार अरे भाई, अलग मत लेके जाओ, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस में कोई यूनिक एलिमेंट है जो आपको दूसरों से अलग करता है, उसको हम बेसिकली बोलते हैं डिफरेंशिएशन। फिर आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। क्या होता है? व्हेन बिजनेसेस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट देयर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और कॉजेज डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, बेस्ड ऑन कंज्यूमर इंटरेस्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग। देखो, पता है क्या होता है? आपने देखा होगा कि आप जब YouTube पर जाते हो, कोई गाना सर्च करते हो, तो आपके नीचे जो सजेशन दिए जाते हैं वो नॉर्मली वही गाने होते हैं जो आप लाइक करते हो, है ना। गूगल पे जाते हो, आप कुछ भी सर्च करते हो, नीचे ऑप्शन वही आ जाती है नॉर्मली जो आप ढूंढना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं आज की जो दुनिया है हमारी इंटरनेट की, उसके थ्रू आपके चॉइसेस के डेटा कहीं ना कहीं एनालाइज हो रहा होता है। चाहे वो आप इंस्टाग्राम पे जाते हो और वेबसाइट्स पर जाते हो, इवन अमेजोन पे जाते हो, प्रोडक्ट सर्च करते हो, नीचे सजेस्टेड प्रोडक्ट जो आते हैं वो वही प्रोडक्ट्स होते हैं जो नॉर्मली आप सर्च करते हो, है ना। तो जब कंज्यूमर के इंटरेस्ट के मुताबिक उसको जब डायरेक्टली अप्रोच किया जाता है ना सामान खरीदने के लिए, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको मेल भी की जा सकती है, टेली मार्केटिंग यानी टेलीफोन से कॉलिंग भी की जा सकती है, टेक्स्ट मैसेजेस भी दिए जा सकते हैं, आपको ईमेल भी किया जा सकता है ना, इस तरीके से। अब आता है मार्केट शेयर। क्या होता है? मार्केट शेयर कैन बी डिफाइंड एज ए परसेंटेज ऑफ ऑल सेल्स विद इन ए मार्केट हेल्ड बाय वन ब्रांड, प्रोडक्ट और
कंपनी एक कंपनी के द्वारा या एक ब्रांड के द्वारा या एक प्रोडक्ट के द्वारा मार्केट में जो सेल का परसेंटेज होता है उसको हम बोलते हैं मार्केट शेयर। फिर आता है कॉन्ग्लोमरेट, किसको कहा जाता है? कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन चैप्टर 3 में मैंने आपके साथ शेयर किया था। इसका मतलब समझ लो, यानी कि हम ऐसी लाइन में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं जहां पर सिनर्जी इंपैक्ट नहीं है। यानी कि एक कंपनी अब एक ऐसी प्रोडक्ट लाइन में जा रही है जिसका पहले वाली कंपनी से या पहले वाली प्रोडक्ट लाइन से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। अ स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोइंग फर्म बाय एक्वायरिंग अदर फर्म्स फॉर इन्वेस्टिंग पर्पसेस, यूजुअली लिटिल और नो एंटिसिपेटेड सिनर्जी विद द एक्वायर्ड फर्म। यानी उसमें कोई सिनर्जी इंपैक्ट नहीं होता, कोई भी आप कह सकते हो फायदा नहीं होता। द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ आईटीसी है, जो सिगरेट बनाने वाली कंपनी थी अब होटल इंडस्ट्री में चली गई। अब आप देखो ना, सिगरेट का होटल से क्या लेना देना भाई। तो सिगरेट बनाने वाली कंपनी जब होटल इंडस्ट्री में एंटर करी तो इस तरीके की डाइवर्सिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। फिर आता है कॉर्पोरेट कल्चर। क्या होता है? देखिए, आपके घर में भी कोई ना कोई कल्चर होगा। सुबह टाइम से उठना, ठीक है, पेरेंट्स के पैर छूना, पूजा करे बगैर खाना ना खाना, बहुत सारे कल्चर हम अपने घरों में फॉलो करते हैं। इसी तरह हर कंपनी का भी कल्चर होता है। कंपनी की अपनी वैल्यूज़ होती हैं, उनके अपने बिलीव्स होते हैं, उनके अपने बिजनेस प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेडिशंस होते हैं, काम करने के तौर तरीके होते हैं, उनका एक इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट होता है। इन सबको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट कल्चर। फिर आता है बाइंग बिहेवियर। क्या होता है? बाइंग बिहेवियर का मतलब है कि कोई भी कंज्यूमर जब कोई सामान खरीदता है तो उसका बिहेवियर पैटर्न कैसा होता है, मतलब वो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा देखता है। जैसे कुछ चीज़ें वो खरीदता है शौकिया तौर पर, कुछ चीज़ें खरीदता है ज़रूरत के तौर पर, कुछ चीज़ें खरीदता है सिर्फ उसके लुक को देख करके, है ना। कुछ चीज़ों को खरीदता है केवल उसके प्राइस को देख करके। जैसे खाने पीने की आइटम को नॉर्मली कब खरीदते हैं? क्वालिटी को देख करके, वो प्राइस नहीं देखते, क्वालिटी देखते हैं। कपड़ा खरीदते हैं तो वो देखते हैं फैशन कैसा है। अगर कोई चीज़ आप लग्जरी आइटम देख रहे हो, खरीद रहे हो, तो उसके लुक को देख करके खरीदता है। तो उस समय खरीदते वक्त उसका बिहेवियर पैटर्न क्या होता है, उसको बोलते हैं बाइंग बिहेवियर। प्रोसेस दैट बायर्स गो थ्रू व्हेन डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू परचेज गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड बाइंग बिहेवियर, है ना, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एडवांटेज दैट अ फर्म हैज़ ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। भैया आपके पास में कॉम्पिटिटर के मुकाबले कौन सी एडवांटेज है? दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या होती है? वो पोजीशन जो आपके पास है या आप चाहते हो आपकी मार्केट में, आपकी इंडस्ट्री में बने अगेंस्ट योर कॉम्पिटिशन, इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है क्रॉस सेलिंग। बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है जो डेली रूटीन में यूज होता है ना। आप कंज्यूमर की हिस्ट्री को देख करके उसको रिलेटेड ऑफर्स देते हो। जैसे आप एक कार खरीदने गए, एग्जांपल दे रखा है, सेलिंग ए कार अलार्म एंड म्यूजिक सिस्टम टू अ न्यू कार बायर्स। भाई एक बंदे ने कार खरीदी, अब उसमें म्यूजिक सिस्टम नया लगाना है, कार अलार्म लगाना है, तो अब आप उसको रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हो। जी कार खरीद ली, अच्छा अब एक काम करो, इसमें आप सिर्फ कार अलार्म लगा लो, आपको फ़ायदा हो जाएगा, सेफ्टी सिस्टम लगा लो, म्यूजिक सिस्टम लगा लो। तो आप उसकी बाइंग हिस्ट्री को वॉच करके उसको क्रॉस सेलिंग कर रहे हो। पहले आपने उसको कार बेची, अब उसको आप अलार्म और म्यूजिक सिस्टम बेच रहे हो। दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेलिंग, ठीक है। फिर आता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी अब यहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर को नहीं बेच रहे हो बल्कि रीसेलर को बेच रहे हो। मार्केटिंग एक्टिविटी डायरेक्टेड फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर, यानी यहाँ पर कंजम्पशन नहीं हो रही है। एक मैन्युफैक्चरर जो है दूसरे बिजनेसमैन को सामान बेच रहा है, रीसेलर को बेच रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड B2B, इसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या होता है? प्रोग्राम ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड विद ए स्पेसिफिक एम। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर आप एक्टिव एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। नंबर 2, आपका एक पर्टिकुलर पीरियड है जिसमें आप प्रमोशन कर रहे हो और उसके पीछे आपका एक स्पेसिफिक एम है, उसको बोलते हैं कैंपेनिंग करना। यानी आपने देखा कि दिवाली का जो टाइम होता है, सीज़न होता है, उसमें 3 महीने में आपको बहुत ज़्यादा प्रमोशन करनी है अपनी, ठीक है। तो अब आपने पर्टिकुलर पीरियड चूज़ कर लिया, दिवाली से 1 महीना पहले और दिवाली के 1 महीना बाद, या कह सकते हो दिवाली से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपने चूज़ कर लिया। एक स्पेसिफिक एम है, या तो आप प्रोडक्ट की सेल को बहुत इंप्रूव करना चाहते हो, प्रोडक्ट को बहुत प्रमोट करना चाहते हो, इस तरीके के कैंपेन को हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग क्या होती है? ये हमने डिस्कस किया था पब्लिसिटी में डिफरेंशिएशन करते वक्त। पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन,
पहली बात तो एडवर्टाइजिंग के लिए पे किया जाता है, दूसरा ये नॉन पर्सनल होती है, यानी कि ये पर्सनल सेलिंग नहीं होती, 1-to-1 सेलिंग नहीं होती है, ठीक है। और एडवर्टाइजिंग आप रोज़ देखते हो यार, तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है, इसके लिए पे किया जाता है, और ये नॉन पर्सनल होती है, यहाँ पर्सनल लिंक नहीं होता, पर्सनल रिलेशन डेवलप नहीं होता, जो सेल्समैनशिप में पर्सनल सेलिंग में किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेंच मार्किंग। आपने देखोगे बेंच में ना लोग मार्क कर देते हैं, ये मेरा बेंच है, ये फर्स्ट का बेंच है, ये बैक बेंचर है, यानी एक टारगेट सेट करना अपने सामने। जैसे आप सीए बन रहे हो, तो सीए बनने के लिए आपने कभी ना कभी किसी ना सीए को अपने लिए बेंच मार्क आपने बनाया होगा। अगर बनाया तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना कि आपने किसको देख करके सीए करने का ऑप्शन चूज़ किया। आपके ब्रदर है, आपके फैमिली में कोई मेंबर है, आपके दोस्त हैं, या किसी प्रोफेशनल को देख करके आपने सीए बनने की सोची, तो आपने कहीं ना कहीं अपने माइंड में उसको बेंचमार्क बना लिया कि मुझे इस जैसा बनना है। ऐसी कंपनियां भी क्या करती हैं, अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट करती है। देखो, एन एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है, और हम उसके मुकाबले अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को भी इवैल्यूएट करते हैं, और हम कोशिश करते हैं उस जैसा बने। So benchmarking is a process of comparing the products and services of a business against those competitors in a market or leading businesses in other markets, ताकि हम उन जैसा बन सकें, उसको बोलते हैं benchmarking। फिर आता है बैरियर्स टू एंट्री एंड बैरियर्स टू एग्जिट। देखो, कई बार बिजनेस में एंटर करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एंट्री करना इजी नहीं है, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ऑक्शन करती है लाइसेंस को, तो हर कोई अपने मन से इस लाइन में एंटर नहीं कर सकता, तो देयर इज ए एंट्री बैरियर, ठीक है। ऐसे ही एग्जिट बैरियर भी होता है। एग्जिट बैरियर का मतलब है, अगर आप किसी बिजनेस से बाहर निकलना चाहते हो तो वहां पर भी बैरियर है, आप आसानी से नहीं निकल सकते। जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर में आपने टाटा कंपनी के बारे में पढ़ा होगा, टाटा डोकोमो, तो कंपनी उसमें एंटर तो कर गई, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गई, उसको बाहर निकलने के लिए दिक्कत है, क्योंकि कुछ साल तक उसको कंज्यूमर को सर्विस देनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो बाहर निकल सकती है, एंड दिस इज कॉल्ड बैरियर्स टू एग्जिट, ठीक है। ये हो गया हमारा बैरियर्स टू एंट्री एंड बैरियर्स टू एग्जिट। अब आता है हमारा ब्रांड रिकॉग्निशन। क्या होता है? इट इज ए कस्टमर्स अवेयरनेस दैट ए ब्रांड एग्जिस्ट, कि कोई ब्रांड एग्जिस्ट करता है। देखो, कई बार आप सामान खरीदने जाते हो, दुकानदार आपको बोलता है अरे भैया ब्रांडेड आइटम है, आप बोलते हो अरे मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना, आप कह रहे हो ब्रांडेड है ना। तो कंज्यूमर कितना अवेयर है उस ब्रांड के बारे में, दैट इज कॉल्ड ब्रांड रिकॉग्निशन। नेक्स्ट आता है एजेंट। किसको कहा जाता है? अ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देखो, एजेंट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक पार्ट होता है ना। नॉर्मली इसको हम लोग होलसेलर भी बोलते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर क्या है, दैट ही डज नॉट टेक टाइटल टू द गुड्स। वो कभी भी गुड्स अपने नाम पर नहीं खरीदता, वो बिचौलिए का काम करता है, ठीक है। बिचौलिया मतलब मीडिएटर का काम। नॉर्मली इफेक्टिव होलसेलर भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है, देखो, होलसेलर तो खुद खरीदता है सामान, फिर आगे बेचता है, लेकिन एजेंट कभी भी सामान अपने नाम पर नहीं खरीदता। वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरर को होलसेलर को मिलवा देता है कि भैया ये बेचने वाला है, ये खरीदने वाला है, भैया आप खरीद लो, आप बेच लो, और भैया मुझे कमीशन दे देना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एजेंट। फिर आता है बैरियर्स टू ट्रेड। काम करने के लिए भी भैया बैरियर्स होते हैं, हाँ। समथिंग दैट मेक्स ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज मोर डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव, उसको हम बोलते हैं बैरियर्स टू ट्रेड। जैसे कि इंपोर्ट पर टैक्स लग जाना। आपने देखा इंडिया पाकिस्तान में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इंडिया ने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की, तो उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस को लेवी कर दिया गया, तो दैट बिकम बैरियर्स टू ट्रेड। टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए ताकि हम उनमें ट्रेड ना कर सके, है ना। तो या डिफिकल्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड बैरियर्स टू ट्रेड। फिर आता है ब्रांड। किसको कहा जाता है? ब्रांड। अब ब्रांड बोला जाता है किसी भी नेम को, किसी भी सिंबल को, किसी भी डिज़ाइन को, किसी भी लोगो को, किसी भी पैकेजिंग को, जिससे आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे, जिससे कंज्यूमर प्रोडक्ट को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है और डिफ्रेंशिएट कर सकता है। डिफ्रेंशिएट मतलब दूसरों से अलग कर सकता है कि ये ब्रांडेड है, ये नॉन ब्रांडेड है। वो नाम भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, डिज़ाइन भी हो सकता है, लोगो भी हो सकता है, उसकी पैकेजिंग भी हो सकती है, एंड दैट इज कॉल्ड ब्रांड। फिर आता है बिजनेस मॉडल। किसको कहा जाता है? बिजनेस मॉडल का मतलब है ऐसी मैनेजमेंट का स्टोरी लाइन जिससे आप कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी बेसिकली जिससे आप मनी मेकर बन सकते हो। मान लीजिए आपके पास कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी तरीका है, कोई भी ऐसा ऑप्शन है जिसको आप सेल करके पैसा कमा सकते हो, दैट इज कॉल्ड बिजनेस मॉडल। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। यूएस के अंदर में एक लड़की है जो पासवर्ड सेल करती है। बताओ, हद हो गई यार। मतलब पासवर्ड तो कोई भी सीक्रेट कोड होता है, आप रख सकते हो, लेकिन वो यूनिक सीक्रेट कोड सेल करती है जिसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, और वो $1 या $10 के अंदर में सेल करती है और लोग खरीदते हैं भाई। तो यानी कि उसने एक
पासवर्ड को भी बेच करके अपनी मनी मेकिंग बिजनेस मॉडल बना लिया। तो ऐसी कोई भी स्टोरी लाइन, कोई भी स्ट्रैटेजी जिससे आप मनी मेकर बन सकते हो, दैट इज कॉल्ड बिजनेस मॉडल। फिर आता है मार्केट रिसर्च। क्या होती है? गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग डेटा अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स। मार्केटिंग ऑफ गुड्स करने में जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनका डेटा कलेक्ट करना, उसको रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, उसको बोलते हैं मार्केट रिसर्च। नेक्स्ट आता है बिजनेस पोर्टफोलियो। क्या होता है? देखो, पोर्टफोलियो का मतलब होता है कलेक्शन, और बिजनेस पोर्टफोलियो का मतलब है कि आप कौन कौन से बिजनेस के अंदर डील करते हो, कौन कौन से बिजनेस के अंदर आप डील करते हो, उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड बिजनेस पोर्टफोलियो। जैसे आईटीसी का बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है? वो उसमें सिगरेट में भी डील करती है, होटल इंडस्ट्री में भी डील करती है, स्टेशनरी में भी डील करती है ना, अगरबत्ती में भी डील करती है, दैट इज बिजनेस पोर्टफोलियो। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? डिवाइडिंग कंज्यूमर्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उसको सेग्रीगेट करना, उसको बोलते हैं मार्केट सेगमेंट। डिवाइडिंग कंज्यूमर इनटू ग्रुप्स, हमने ग्रुप बना दिया कंज्यूमर को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। टू डिलीवर स्पेशली डिजाइंड एडवर्टीजमेंट दैट मीट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एज क्लोजली एज पॉसिबल, ताकि हम जब एडवर्टीजमेंट करें तो हम उस कंज्यूमर को, टारगेट कंज्यूमर को स्पेसिफिकली टारगेट कर सकें। ठीक है, उसको बोलते हैं मार्केट सेगमेंट। फिर आता है आफ्टर सेल सर्विस। क्या होती है? आफ्टर सेल सर्विस ऑब्वियसली जब आपने सेल कर दिया उसके बाद आप क्या सर्विसेज देते हो। सो द सर्विसेज रिसीव्ड आफ्टर द ओरिजिनल गुड्स और सर्विसेज हैव बीन पेड फॉर, ऑफन दीज सर्विसेज इज प्रोवाइडेड एज ए पार्ट ऑफ ए वारंटी और गारंटी स्कीम। इसको नॉर्मली वारंटी और गारंटी स्कीम के तौर पर कंज्यूमर को देते हैं, उसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। ये भी एक प्रमोशन का बहुत अच्छा पार्ट माना जाता है। आई होप ये सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं गाइस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले सेशन के अंदर में। टेक केयर।